Hello everyone, welcome to EduTab. So today we'll be discussing the topic liberalized remittance scheme. ये जो हमारी वीडियो है इट्स अ पार्ट ऑफ अ जैफरी ऑनलाइन क्लासेस इनिशिएटिव, जिसमें हम मंडे टू सैटरडे कुछ टॉपिक डिस्कस करते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स में से, और हर वीडियो के एंड में हम उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज भी डिस्कस करते हैं। तो अभी हफ्ते का चौथा वीडियो है फ्रॉम पीपीबी, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। तो डिस्कस करते हैं एलआरएस। अगर आप अपने किसी रिलेटिव को फॉरेन पैसा भेजना चाहते हो कि उसकी पढ़ाई के लिए, तो आप कैसे भेजोगे? आप भेजोगे लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के थ्रू। तो ये स्कीम हमें एक ईज प्रोवाइड करती है कि अगर हमें आउटवर्ड रेमिटेंस करना है, अगर हमें बाहर पैसा भेजना है, चाहे वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए हो, चाहे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए हो, चाहे दोनों की कॉम्बिनेशन हो उस ट्रांजेक्शन में, तो आप कैसे भेज सकते हैं? एलआरएस स्कीम के थ्रू भेज सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम पैसा आप एक साल में 2.5 लाख US डॉलर भेज सकते हैं। एक साल में कितनी मर्जी बार भेजो पैसा, लेकिन टोटल मिला के एक साल में 2.5 लाख डॉलर ही आप भेज सकते हो। ये स्कीम इंडिविजुअल रेजिडेंट्स के लिए है, जिसमें माइनर्स भी इंक्लूड होते हैं, यानी कि 18 साल से कम का भी कोई इंसान है वो भी इस स्कीम के अंडर पैसा भेज सकता है। लेकिन अगर माइनर पैसा भेजेगा तो उसे एलआरएस डिक्लेरेशन फॉर्म में अपने नेचुरल गार्डियन के भी काउंटर साइन करवाने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा वहां पे एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ता है। ये स्कीम कॉर्पोरेट्स के लिए, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, एचयूएफ के लिए और ट्रस्ट के लिए अवेलेबल नहीं है। ओके, अब यहाँ पे अगर आपको कोई एलआरएस की ट्रांजेक्शन करनी है तो पैन कार्ड मैंडेटरी है। फिर अगर मान लो कि मेरी एक दुकान है और मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप है, यहाँ पे सिर्फ मैं ही ओनर हूँ उसमें, तो उसमें क्या मैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की तरफ से पैसे भेज सकती हूँ? तो भेज सकती हूँ, क्योंकि लीगली मेरे में और मेरी जो जिस दुकान है उसकी जो लीगल आइडेंटिटी है उसमें फर्क नहीं है कोई भी। तो जहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होगा वहां पे उस ओनर के और बिजनेस की आइडेंटिटी जो लीगल होगी वो सेम होगी, तो पैसे भेजे जा सकते हैं। लेकिन कल मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि ये 2.5 लाख डॉलर जो है मैंने अपनी दुकान की तरफ से भेजे हैं और ये 2.5 लाख डॉलर मैं पर्सनल कैपेसिटी में भेज रही हूँ। ऐसा नहीं होगा, टोटल 2.5 लाख डॉलर ही भेजे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे कोई कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए पैसा भेजना है, ठीक है, वहां पे मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है फॉरेन में, तो वहां पे मैं अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो वो मेरी एसेट होगी। तो एसेट अगर मैं क्रिएट कर रही हूँ यानी कि कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन है, तो जब भी कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन के लिए पैसा भेजना है वो मैं तभी भेज सकती हूँ अगर मेरा जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, वो कम से कम 1 साल पुराना है। मुझे वो बैंक अकाउंट खोले 1 साल हो चुका होना चाहिए, तभी मैं वो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन कर सकती हूँ। कहाँ पे एप्लीकेबल है ये? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जितनी मर्जी हो, चाहे मैंने आज भी $500 भेजे, कल मैंने $10,000 भेजे, परसों मैंने $20,000 भेजे, जितनी मर्जी भेजो, लेकिन साल में टोटल आप 2.5 लाख डॉलर ही भेज सकते हो। फिर मुझे अपने एक बैंक ब्रांच को डेजिग्नेट करना पड़ेगा कि ये मेरी डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांच है एलआरएस के लिए। मान लो मेरा अकाउंट एसबीआई में है, तो मैं एसबीआई की एक ब्रांच को डेजिग्नेट कर दूंगी कि ये ब्रांच है जिसके थ्रू मेरी सारी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम वाली ट्रांजेक्शंस होंगी। उसके बाद रेमिटेंसेस की जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटी कैन बी कंसोलिडेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स सब्जेक्ट टू द इंडिविजुअल फैमिली मेंबर्स कंप्लाइंग विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द स्कीम। ठीक है, तो जो हम पैसा भेजते हैं वो मेरी पर्टिकुलर लिमिट कितनी है? 2.5 लाख डॉलर, मेरी बहन की 2.5 लाख डॉलर, मेरे फादर की 2.5 लाख डॉलर। तो हम लोग ऐसे कंसोलिडेट भी कर सकते हैं कि मेरे 2.5 लाख, उसके 2.5 लाख, उसके 2.5 लाख। ठीक है, तो सबके अलग अलग 2.5 लाख होंगे, इनको मिला के भी हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कंसोलिडेटेड भी हो सकती है कि अगर मुझे 3 लाख डॉलर भेजने तो 2.5 मेरे, 50 कौन से है ये मेरी बहन वाली लिमिट के अंदर, तो कंसोलिडेट हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है रेमिटेंसेस की, चाहे पाकिस्तान भेजने हो पैसे, चाहे मॉरिशस भेजने हो। ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है आरबीआई के सर्कुलर में कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टुवर्ड रेमिटेंसेस फॉर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। अगर आपको कोई करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन करनी है मॉरिशस या पाकिस्तान में, कोई लिमिट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। ठीक है, और ये रेमिटेंसेस किसी भी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में हो सकती है। ये नहीं सोचना कि सिर्फ यूएस डॉलर में होगी, किसी में भी हो सकती है जो भी फ्रीली कन्वर्टेबल है। ठीक है, और अगर मैं किसी अपने रिलेटिव को जो कि एनआरआई या पीआईओ है, फॉरेन में है वो, उसको मैं लोन देना चाहूँ
तो मैं रुपी लोन दे सकती हूँ, लेकिन वो लोन इंटरेस्ट फ्री होगा और उस लोन की मेच्योरिटी पीरियड मिनिमम 1 साल होनी चाहिए। 1 साल या उससे ज्यादा का लोन होगा बिना इंटरेस्ट के तो मैं LRS के अंदर दे सकती हूँ। फिर अगर एक पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, ही मे एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है फ्रॉम अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। बाहर एक पर्सन रेजिडेंट हो उससे इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, कैसे? बाय वे ऑफ परचेज आउट ऑफ रेमिटेंसेस सेंट अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंडर जो मैंने पैसा भेजा हुआ है उसके थ्रू मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती हूँ। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट सच रेमिटेंसेस अंडर द LRS मे बी कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेट कर सकते हैं रिलेटिव्स के साथ, इफ सच रिलेटिव्स ऑल्सो कंप्लाई विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ LRS। तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी अगर पेपर में यूज होगी तभी हमने मानना है कि हाँ हम इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं आउट ऑफ दी रेमिटेंसेस जो हमने LRS के अंडर भेजी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको ट्रिक कर सकते हैं। उसके बाद और किस पर्पस के लिए भेज सकते हैं? नॉर्मल हमारी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, मुझे बाहर घूमने जाना है उसके लिए, नेपाल और भूटान के अलावा कहीं और, गिफ्ट और डोनेशन, बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए, एमिग्रेशन के लिए, रिलेटिव्स को पैसा भेजना है, मुझे बिजनेस के लिए ट्रैवल करना है, कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है, किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट करवानी है, मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ जो अटेंडेंट जाएगा उसके लिए पैसे, पढ़ने के लिए पैसे, या एनी अदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन विच इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ करंट अकाउंट इन FEMA 1999। इन सारे पर्पसेस के लिए मैं पैसा भेज सकती हूँ अंडर LRS। अब प्रोहिबिटेड भी है कुछ, जब आप ये NRIs वाले फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर करते हो तो आप FEMA कवर करते हो। FEMA में एक शेड्यूल 1 है जिसमें वो ट्रांजेक्शन दी हुई हैं अंडर दी FEMA एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल्स 2000। जो शेड्यूल 1 है उसमें वो ट्रांजेक्शन है जो प्रोहिबिटेड है, और शेड्यूल 2 में रिस्ट्रिक्टेड ट्रांजेक्शन है। तो वो सारी ट्रांजेक्शन के लॉटरी खरीदने के लिए, गैम्बलिंग करने के लिए, रेस कार में पैसा लगाने के लिए, उन सब पर्पसेस के लिए आप LRS के अंडर पैसा नहीं भेज सकते हो। मार्जिन कॉल्स टू ओवरसीज एक्सचेंजेस, उसके लिए पैसा नहीं भेज सकते हो। अब मार्जिन कॉल्स की डिटेल में नहीं जाना है, ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है तो इसके लिए आप पैसा नहीं भेज सकते हो। इंडियन कंपनी ने अगर कोई फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू किए हैं ओवरसीज सेकेंडरी मार्केट में, उसको परचेज करने के लिए आप पैसा नहीं भेज सकते हो। फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने के लिए आप पैसा नहीं भेज सकते। कोई कैपिटल अकाउंट रेमिटेंसेस नहीं कर सकते हो, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, ऐसी कंट्री में जो FATF ने बोला है कि ये नॉन कोऑपरेटिव कंट्री है। FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये टेररिज्म वगैरह रोकने के लिए काम करते हैं कि कोई भी ऐसी कंट्री को हमने सपोर्ट नहीं करना जो टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोकने की कोशिश ना करे। तो ये ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट निकालते रहते हैं। तो जो इनकी ब्लैक और ग्रे लिस्ट वाली कंट्रीज हैं उन्हें हम पैसा नहीं भेज सकते हैं। पाकिस्तान तो आता जाता रहता है ग्रे लिस्ट के अंदर, तो अगर पाकिस्तान उस समय FATF की ग्रे लिस्ट में है तो मत भेजो उसको कैपिटल अकाउंट रेमिटेंसेस का पैसा आप नहीं भेजोगे। अगर मान लो कल बांग्लादेश ग्रे लिस्ट में आ जाता है तो फिर आप उसको कैपिटल अकाउंट की रेमिटेंसेस के लिए पैसा नहीं भेज सकते। ठीक है, पूरी लाइन पढ़नी है कि कैपिटल अकाउंट रेमिटेंसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू कंट्रीज आइडेंटिफाइड बाय FATF। ये टेररिज्म में पैसा देती है तो हमने उस कंट्री को पैसा नहीं भेजना। ठीक है, फिर अगर आपको लगता है कि आप जिस पर्सन को पैसे भेज रहे हो वो इस पैसे को टेररिज्म के लिए यूज कर सकता है, ठीक है, या वो एंटिटी इज पोजिंग अ सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ कमिटिंग एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, तो RBI ने बोला है कि उनको भी पैसा नहीं भेजना है। फिर गिफ्टिंग बाय अ रेजिडेंट टू अदर रेजिडेंट इन फॉरेन करेंसी फॉर द क्रेडिट ऑफ द लेटर फॉरेन करेंसी अकाउंट हेल्ड अब्रॉड अंडर LRS, तो इन सब चीजों के लिए आपको पैसा भेजना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ओके, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। पहला है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट अप टू विच फंड्स कैन बी रेमिटेड अंडर LRS? 25,000, 2500, 2.5 लाख या फिर 10,000 US डॉलर। बहुत आसान है, तो 2.5 लाख डॉलर जो है वो लिमिट है, इतना मैक्सिमम आप LRS के अंडर पैसा भेज सकते हो। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग LRS? इनकरेक्ट कौन सी है? पहली बिल्कुल सही है कि रेमिटेंसेस कैन बी मेड इन एनी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिक्स नहीं करना है कि USD 2.5 लाख लिखा है तो USD है, यूरो में भी कर सकते हैं, येन में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
Bankers can open foreign currency accounts in India for residents under LRS. क्या बैंक्स फॉरेन करेंसी अकाउंट्स खोल सकते हैं इंडियन रेजिडेंट्स के लिए LRS के अंडर? तो नहीं खोल सकते हैं, ठीक है। एक बैंक LRS के अंडर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स नहीं खोल सकता है रेजिडेंट्स के लिए, ये स्टेटमेंट गलत है, तो हमें गलत ही पूछा गया है। बाकी की दो स्टेटमेंट सही हैं, ये वाले पैन कार्ड अलाउड होता है LRS करने के लिए, और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस भी के थ्रू भी पैसे भेजे जा सकते हैं, ओनर में और बिजनेस में कोई फर्क नहीं समझा जाएगा, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोहिबिटेड अंडर LRS? प्रोहिबिशन किसमें है? तो परचेज ऑफ लॉटरी टिकट के लिए पैसा भेज सकते हो? नहीं भेज सकते। रेमिटेंसेस फॉर ट्रेडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज पैसा भेज सकते हो? नहीं भेज सकते। गिफ्ट डोनेशन स्टडीज के लिए पैसा भेजा जा सकता है, तो पहले दो स्टेटमेंट्स के लिए अलाउड नहीं है, तो 1 और 2 जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आपका होमवर्क क्वेश्चन है, Who among the following is permitted to remit money under LRS? कौन पैसे LRS के अंडर भेज सकते हैं? इंडिविजुअल, माइनर, HUF, बोथ A and B। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। So that's it for today. Thank you so much.